हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीएल एचएमएम मॉडल पेपर पार्ट 11 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 10 पार्ट आपको करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स को सॉल्व नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी जाके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन्होंने अभी तक एनसीएल के मॉडल पेपर मेरे वाले किए नहीं होंगे। तो जल्दी जल्दी जाकर करिए उनको सॉल्व के। 29 तारीख को एग्जाम है आपका। और जो भी मेरे मॉडल पेपर चल रहे हैं ये पूरे लेटेस्ट पैटर्न पर चल रहे हैं, जो कि एनसीएल के द्वारा दिए गए थे। और कल मैं आपको दोपहर में 1 बजे या रात में 9 बजे, बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं मेरा, मैं मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड इन डिफरेंट लोकेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ था। बहुत लोगों दिन से रिक्वेस्ट भी आ रही है मेरे को, तो उसके मैंने कंटेंट मैंने बना लिया है। तो शायद कल दोपहर में या मैं रात में उसको अपलोड करूंगा मैं। तो उस वीडियो को जरूर ध्यान देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, और नई चीज़ है तो ध्यान से उसको देखिएगा अपना। और आज के क्वेश्चन जो है पूर्णतः लेटेस्ट पैटर्न पर है, तो मेरे हिसाब से इन सवालों सॉल्व करते चलिएगा और देखिएगा आपको इनमें से कितने सवाल पहले से आते हैं। और जिन लोगों को मेरी वीडियो की पीडीएफ वगैरह चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, 2019-20 रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। तो जो रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है ये जीता आपके सौराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट टाइम रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा भी गया था एनसीएल में। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको ये रखना, जो ये रणजी ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कौशल शतरंज योजना लॉन्च की है? तो आप सबको पता है, गवर्नमेंट स्कीम भी सिलेबस में दी हुई है इस बार। तो फ्रेंड, जो कौशल शतरंज योजना है इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरल द्वीप को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड, सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला देश है विश्व का, और इसका नाम है पलाऊ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो संगीत कला निधि अवार्ड है ये हर साल तमिलनाडु या केरल सरकार किसके द्वारा दिया जाता है? मुझे बताइएगा, मैंने आपको बहुत बार बताया ये। तो संगीत कला निधि पुरस्कार है जो दिया गया है एस सौम्या को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो फ्रेंड, जो फैब लैब है इसका उद्घाटन किया गया है केरल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक आई है 142, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड, जो इंदिरा रसोई योजना है ये काफी एग्जाम में आ रही है, इसका संबंध है राजस्थान सरकार से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था? राष्ट्रगान एक जनगण मन ये गाया गया था कांग्रेस का अधिवेशन 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो फ्रेंड, जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसका नाम था अप्सरा, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है ना भाई। कलपक्कम ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। रावत भाटा ये राजस्थान में है। और कैगा कहाँ पर है? ये यहाँ पे कर्नाटका में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो फ्रेंड, इंदिरा गांधी सरकार ने टाइगर को बचाने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। ये कब लॉन्च किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ये लॉन्च किया था 1973 में। आपको एक तो ये याद रखना है, 1973 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया था? ये हमारे उत्तराखंड के जिम कार्बन नेशनल पार्क में ही किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो फ्रेंड, आपने देखा होगा घर में जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें टंगस्टन होता है। और देखते हैं टंगस्टन का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन से कितना होता है? अप्रोक्स 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। ये अप्रोक्स बता रहा हूँ, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है आई थिंक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पानी के अंदर आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आपने देखा हो जब हम किसी चीज को पानी डालते हैं तो उसके ऊपर भी एक धक्का लगता है, एक फोर्स लगता है, जिससे वो वस्तु ऊपर की ओर भागती है, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स बोला जाता है इसको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, द्रव्यमान हो गया एम, वेग हो गया वी, ये क्या होता है? पी। अब पी क्या होता है? पी क्या होता है? हमारा मोमेंटम, संवेग। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न का सही एसआई इकाई के साथ मिलान करें। तो एक तरफ वो दिया मात्रा, इनका एसआई मात्रा हमको याद लगाना है। तो कोण का मात्रा रीडिंग तो सही लगा हुआ है। चुंबकीय इंडक्शन का हिंद ये भी सही है।
चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ये भी सही है। ठोस कणों का स्टीरेट होता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा PAQBRCST, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड जो दही होता है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। और इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का भार न्यूनतम कहाँ होगा? ध्यान से पड़ेगा, न्यूनतम पूछा है, सबसे कम कहाँ पर होता है? तो सबसे कम पृथ्वी पे जो होता है वो विषुवत रेखा पे होता है। विषुवत रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अगर ज्यादा पूछेगा, सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? नहीं, वो तरंगे जिनको हम सुन सकते हैं, ऑडिबल होती हैं जो, तो कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, जो चमगादड़ के द्वारा छोड़ी जाती है, ठीक है ना, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हाथ पर रखने से पिघल जाता है? तो फ्रेंड बहुत ही मोटा सवाल है ये। तो गैलियम हो गया और सीजियम हो गया, ये दोनों ही तत्व हाथ पर रखने पिघल जाता है। हथेली क्यों पिघल जाता है? क्योंकि इनका जो क्वथनांक का गलनांक होता है ना, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो आपने पढ़ा होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका मतलब जो विटामिन ए है हमारी आंखों के लिए लाभदायक है। और रतौंधी में क्या होता है? इसमें इंसान को दिन में तो दिखाई देता है, लेकिन जैसी रात होती है उसको दिखाई देना बंद कर देता है। इसीलिए कहा जाता है जिनको आंखों की प्रॉब्लम होती है वो गाजर वगैरह को खानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए राइट आंसर होगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो फ्रेंड्स आप सबको पता है, पहाड़ों पे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें आरबीसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जब आरबीसी ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैरी कर पाएगी। तो राइट आंसर होगा, इसका मतलब क्या होगा? पहाड़ों पे जाने की जो हमारी एक है आरबीसी क्या होंगी? वो बढ़ जाएंगी, घटेंगी नहीं, बढ़ जाएंगी। तो राइट आंसर होगा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से क्वेश्चन मैथ से शुरू होते हैं, फिर फटाफट करेंगे मैथ सवालों को। एक जमीन का 1/7 का 1/4 भाग 30,000 रुपये में बेचा गया, जमीन के 8/35 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो हम मान लेते हैं वो जो जमीन थी वो x थी, क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर 1/7 यानी जमीन का 1/7 यानी 1/7 हमने कर, जैसे क्वेश्चन का वैसे फॉलो करते हैं। का 1/4, अब इसका भी 1/4 तो 1/4 किसके बराबर? कितने रुपये बेचा गया? 30,000 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो x बराबर क्या होगा? ये 7 चौके हो जाएगा 28, 28 चल जाएगा उधर, 28 गुणा 30,000। तो x का मान कितना आ गया? 28 ने कितना होता है? 28 ने होता है 84, 84 और 4 जीरो लगा दो, यानी x की वैल्यू आ गई 84, यानी 8,40,000। अब क्या करना है? इसी का हमको 8/35 निकालना, तो इसका 8/35 निकाल लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या आया? x बराबर आया 8,40,000। इसका निकालना हमको 8/35, इसका 8/35 निकाल दीजिए, ठीक है। तो 84 अट्ठे कितना होता है? 84 हो जाएगा 8 चौके 32, 3 8 अट्ठे 64, 3 67, 672, 4 जीरो तो ऑलरेडी है, बट्टे 35। अब सो काटिए, तो सो जो काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा? ये कटेगा 192 बार में, 192 बार कट जाएगा, बाकी 3 जीरो लगा दीजिए। तो राइट आंसर होगा 1,92,000। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा ए और सी 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला कितने दिनों में यह समाप्त कर सकता है? तो कुछ नहीं सवाल है, फटाफट करते हैं, मैंने सिखा रखा है आपको। तो ए और बी कितने दिन में करते हैं? ये करते हैं आपके 10 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं? ये करते हैं 15 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं? ए प्लस या सी प्लस ए बात बराबर ही है, ये करते हैं 30 दिन में, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी है। हमको काम नहीं पता है तो हम काम क्या कैसे मानते हैं? हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो भी बड़ी संख्या होती है उसका ऐसा आप गुणनफल लीजिए, गुणनखंड लीजिए जो सारी संख्याओं से कट जाए। अब देखिए 30 15 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, तो हम 30 ले लेते हैं, और 30 से कट जाएगा। आप 60 भी ले सकते हैं, 30 का मल्टीपल कुछ भी ले लीजिए आप, 30 दूनी 60, देखो 60 10 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 30, लेकिन हम कैलकुलेशन बड़ी नहीं करना चाहते हैं। तो कितने कटेगा? ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में। तो 3 2 5 और 1 6, ठीक है ना। तो ये आ गया वैल्यू 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब 2 मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ a 2 बार है
बी 2 बार है, सी 2 बार है, 2a प्लस 2a प्लस 2b 2 प्लस 2c बनेगा। 2 मैंने पहले ही कॉमन निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3। अब 2 हो जाएगा बट्टे तो कट जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा किसका है कि बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो बी हमको निकालना है। तो अगर a प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, एक आई थी, तो हम a प्लस सी की जगह एक रख देते हैं, तो हो जाएगा b प्लस 1 बराबर 3। तो b रहा कितना आ गया 2, ठीक है। इसलिए b का काम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है 30, और इसके एफिशिएंसी कितनी, 2 दिन के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, उसको लगेंगे 15 दिन, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की थी। अब चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है फ्रेंड, साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बड़ा मुश्किल होता है जब ज़्यादा साल के लिए पूछा जाता है, क्योंकि आपको सबको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो चलिए इसके मैं आपको रेशियो मेथड करना सिखाता हूँ। रेशियो मेथड मैं पहले भी सिखा रखा है, उससे हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया जब 3 साल का जब पूछेगा तो आपको रेशियो निकालना है 3:1, ये आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अब इनका मान आप कैसे निकालेंगे, इनका मान हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए। तो पहले क्या है, 5,000 का 3% 10%, तो पहले निकालिए 5,000 तो मूलधन है आपका, इसका 10% निकालिए, कितना आएगा, तो 10,100, 10 पंजे 50, ये आ गया 500, यानी पहले 3 के नीचे लिख दीजिए 500। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से ध्यान देखिएगा, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज भी कहता है, ब्याज भी लगता है, यानी अब जो 500 इस पर भी तो ब्याज लगेगा अगली बार। अब हम 500 का 10% निकालेंगे, ऐसे में अगली इसका निकालेंगे 500 का 10% बट्टे 100, तो 0 0 कितना आ गया, यहाँ आ गया 50, तो इस 3 की जगह लिखेंगे 50। अब इसको फिर इरेज करो। अब अगला क्या करेंगे, अब हम अब 50 का हम निकालेंगे 10%, 50 10% कितना होगा, 50 10% होगा 5, तो वैसे ही पता है, तो हमें इतनी जरूरत है नहीं। अब क्या करना है, यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको ये करना है, जो भी ये राशियाँ आई है ना, इसके ऊपर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करा जाता है, ठीक है। तो 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 5। अब क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, इनको जोड़ लीजिए, 1500 150 5 को जोड़िए, तो पहला आया हमारा 1500, फिर आया 150, फिर आया 5, कितना हो गया 5 5 1655 रुपये। तो राइट आंसर होगा 1655 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इतने ईजी तरीके से निकल आया। 2 साल का पूछता है, 2 साल के लिए होता है 2:1, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 साल का होता है 3:, हम ऐसे रेशियो में सबसे ईजी होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए से बी तक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इस तरह का जब भी सवाल हो जहाँ पे दूरी हमारी कांस्टेंट है लेकिन चाल हमारी डिफरेंट है, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है, जो पहली संख्या x हो जाएगी दूसरी संख्या y हो जाएगी, तो उसको रख लेते हैं इसमें, हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 2 पहला x कितना है 60, फिर कितना है 40, अब इन दोनों नीचे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 चौके 48, यानी औसत चाल होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 10:30 का मान कितना, आप टेक्नोमेट्रिक नई चीज दे रखी है इन्होंने, और यहाँ टेक्नोमेट्रिक ऐसे सवाल लेंगे, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं देगा आपको, वो वैल्यू ही आपसे पूछेगा। तो फ्रेंड जो 10:30 होती है इसके लिए आप टेबल याद कर लीजिएगा, 10:30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड नंबर सिस्टम का, और इस तरह के सवाल लास्ट टाइम आए भी थे एनसीएल की एग्जाम में। तो फ्रेंड क्वेश्चन है 54 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 10 गुना तथा दूसरे भाग के 22 गुना का योगफल 780 है, तो बड़ा भाग बताइए। तो फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको बाय ऑप्शन बता सकता हूँ आपको, लेकिन उसको आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक मेथड से आप कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक है। तो हमसे बड़ा भाग पूछा है तो हम बड़े भाग को एक्स मान लेते हैं, मानने तो कुछ नहीं जा रहा है हमारा, माना बड़ा भाग हमारे पास एक्स है, तो छोटा भाग कितना हो जाएगा 54 माइनस एक्स, तो 54 था 54 में से घटा देंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल क्या हम करते हैं, सवाल क्या कह रहा है हमसे कि पहले भाग का 10 गुना, पहला भाग कितना है एक्स, तो एक्स का 10 गुना कितना का 10x प्लस दूसरे भाग का 22 गुना का योगफल 780, दूसरा भाग कौन सा है 54 माइनस एक्स है,
तो नीचे लिखेंगे 54 माइनस एक्स, इसका 22 गुना कर देंगे। इनका योगफल कितना दिया है, इनका योगफल दिया है हमको 780, इसके बराबर कर देंगे 780। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेशन। तो 10x और ये था 22 है फ्रेंड्स, इसको ठीक है 22 है। तो जैसा सवाल है वैसे ही मैंने अभी किया, मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया है मैंने अभी, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो इसको हम करते हैं इरेज पूरे को। तो क्या आया था 10x था, 22 54 माइनस एक्स बराबर 780। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 10x 22 चौका 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा फ्रेंड्स, करिए मल्टीप्लाई इसको। तो 22 एक आ जाएगा 1188 माइनस 22x बराबर 780। अब एक्स एक्स को एक तरफ कर लीजिए, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 12x, वहाँ बचेगा आपका 408। जब 188 1188 उतर जाएंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 12 24 12 36 4 12 चौके 48, तो 34 आ गया फ्रेंड। हमने बड़ा क्या माना था, हमने एक्स ही माना था बड़ा, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 34, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जिनको समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा यहीं से। अगला क्वेश्चन है, रोहित और सचिन के मासिक वेतन का अनुपात 5:7 तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि उन दोनों की मासिक बचत 1000 रुपये हो तो रोहित का वेतन क्या होगा। तो फ्रेंड आप सबको पता है वेतन क्या होता है, वेतन में से जब आपको सैलरी मिलेगी तभी ना उसमें खर्चा करेंगे बचाएंगे। तो जो वेतन होता है वो जो सैलरी होती है वो किस पे होती है, एक सेविंग होता है प्लस हमारा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो उसी के आधार में सवाल हम करेंगे सॉल्व हम। तो रोहित और सचिन का मासिक वेतन कितने तरह का है, 5 और 7 हम मान लेते हैं 5x ही है रोहित का, और इसका 7x है। अब 1000 रुपये दोनों बचा रहे हैं तो इनका -1000 रुपये कर दो। माइनस क्यों कर रहे हैं बस समझाता हूँ अभी। बराबर किसके है, 2:3 के, 2/3 के। अब यहाँ तक किस समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। देखो उनकी सैलरी कितनी थी, रोहित की सैलरी थी 5 और सचिन की सैलरी थी 7। ठीक है, सेविंग उन्होंने क्या करा, 1000 रुपये दोनों ने सेविंग करा, नहीं सेविंग दोनों की सेम है, तो हमने 1000 रुपये घटा दिया तो उनका वो निकल आया हमारा खर्चा। क्योंकि देखो सेविंग आगे घटा देंगे तो खर्चा निकल आएगा, खर्चा घटा देंगे तो सेविंग निकल आएगा हमारा सैलरी में से, यही तो होता है। तो हमने खर्चा घटाया और इनका दे रखा था कि इनका व्यय यानी खर्चा कितना कर रहे हैं, 2 और 3 के रेशो में कर रहे हैं, तो हमने 2/3 कर दिया हमने यहाँ से करा। ठीक है ना। अब इसका तो कोई सही नहीं सवाल में क्या होता है, यहाँ से गुणा कर दो, यहाँ से गुणा कर दो, कितना जाएगा, ये हो जाएगा 3 बचे 15, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, ये एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे एक्स भी लिख लीजिए एक्स। ठीक है ना। तो 15 14 एक्स जाएगा, कितना जगह यहाँ पे सिंगल एक्स बचेगा। अब 2000 में से उधर 3000 जाएगा तो कितना जगह यहाँ बचेगा 1000। तो एक्स का मान 1000 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, तो रोहित का वेतन, रोहित कितना था, रोहित का वेतन था 5x, तो 5x में तो रोहित का वेतन हो जाएगा, रोहित का वेतन हो जाएगा कितना 5x, एक्स के मान कितना है 1000, कितना हो गया 5000 रुपये। तो राइट आंसर होगा 5000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और अगर उसका पूछता क्या बोलते हैं सचिन का, तो कितना आंसर था 7000, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो पिता और पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है तथा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड सवाल कैसे करेंगे, फटाफट करते हैं। देखिए औसत आयु दे रखी है पिता और पुत्र की, तो पिता को हम फादर मान लेते हैं, पुत्र को हम एस मान लेते हैं, बट्टे 2 कितना दे रखा है 28, यही ना औसत होता है। तो फादर और सन की औसत कितनी होगी 28 गुना होता है 56। ठीक है, अब रेशो दे रखा है कितना रहेगा 3 और 1, तो ये जो एफ और एस का हम 3 और 1 रखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, 4x बराबर हो जाएगा 56। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4 कम 4 4 चौके 16 14। हमसे पूछा क्या है पिता की रेशो कितना है 3 है, तो 14 गुणा 3 करें कितना आ जाएगा, तो फादर की कितनी हो जाएगी 3x, x का मान कितना है 14, तो 14 गुणा 3 हो जाएगा 42। तो फादर की जो एज है वो 42 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेशो का। ठीक है ना, और थोड़ा अच्छे लेवल सवाल है ये लास्ट टाइम रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में सवाल आए थे, वहां से सवाल को लिया है मैंने ये। तो ठीक है, a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3 तरह c बराबर 2d/3 है, तो b तरह d का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सवाल को कैसे हम करेंगे, तो पहले क्या दे रखा है a बराबर
2b/3। तो यहाँ पे a/b कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा 2/3, ठीक है ना, हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा, b बराबर 2c/3। तो b/c कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/3। और दे रखा है c बराबर 2d/3। तो ये हो जाएगा c/d बराबर 2/3, यानी a/b की वैल्यू भी 2/3 है, b/c की वैल्यू 2/3 है, c/d की वैल्यू 2/3 है। तो हमें b और d का अनुपात निकालना, हम कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए, तो a/b, b/c, c/d ऐसे हम निकालते हैं ना, ठीक है ना। तो अब इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे अब। तो अब हो गया, तो a/b कितना दे रखा है, तो हो जाएगा 2/3। फिर b/c, b के नीचे b आएगा 2/3। फिर c के नीचे भी आएगा 2/3। फिर d के नीचे भी आएगा 2/3, ठीक है। अब इनके बगल में जगह खाली है, अब जगह खाली तो कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो ab हो गया, ये ab है, पहला वाला जो है ये ab है, दूसरा वाला b और c है, फिर c कितने लिख दिया मैंने, अरे एक एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, ये नहीं आएगा, ABCD तो है, 3 ही तो है, ठीक है। अब देखो, जिससे बगल में कुछ ना हो वो प्लॉट घेर लेगा। इसने अपना प्लॉट यहाँ घेर लिया, इसने भी यहाँ घेर लिया, इसने यहाँ घेर लिया, इसने यहाँ घेर लिया, फिर इसी ने यहाँ घेर लिया, इसका खाली था। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 3 27। तो ये आ गया ABCD की वैल्यू, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। हमसे क्या पूछा, B और D का अनुपात पूछा है, तो B और D को खाली ले लो। B का मान कितना है, B/D पूछा है ना हमसे, तो B का मान कितना है 12, D का मान है 27। सॉल्व करें कितना आएगा, तो 4 कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 9 27। अब तो कोई नंबर कटेगा नहीं, 4:9, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका 4:9, यानी 4/9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। देखिए कितना ईजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था सवाल में, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन है एवरेज का। 10 प्रेक्षणों का माध्य 17 है, इनमें से एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 16 हो जाता है, 11वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी निकालना है इसको। तो 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, औसत, माध्य का औसत ही होता है, ये हो जाएगा 170। और एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है, पहले प्रेक्षण 10 थे, अब एक और जोड़ दिया, कितने हो गए 11 हो गए, औसत कितना हो गया 16 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 111 16, ये हो जाएगा 176। हाँ 16 कम 16, 16 कम 16 17, 173। तो हमसे 11 प्रेक्षण पूछा है, तो इसमें से जो कटा दो, तो बहुत सिंपल है। कितना हो जाएगा 11 प्रेक्षण हो जाएगा हमारा, ये घटे कितना हो जाएगा 6 ही तो बचेगा, तो 6 हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ भी नहीं था सवाल में, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब यहाँ से हिंदी शुरू होती है, और जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे मैथ का, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो फ्रेंड, जो भी राजकीय कार्यालय होते हैं, सरकारी कार्यालय, तो वहाँ कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है, जाहिर सी बात है राजकीय भाषा प्राप्त की जाएगी, यानी राजभाषा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी दृष्टि से सही शब्द है, तो कौन सा सही शब्द है, आगामी। अच्छा आगामी है ना, तो आगामी का सही ऐसे हम लिखते हैं, आगामी को ये हमारा सही शब्द होता है आगामी का, यानी आने वाली, जैसे मैं बोलता है ना आपकी आगामी आने वाली परीक्षा, यानी भविष्य की बात हम जिसमें करते हैं। तो ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सा में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। तो धरित्री तो तत्सम रूप है, तत्सम रूप वो होते हैं जो संस्कृत से जो के त्यों ले लिए जाते हैं, ये थोड़े बोलने में कठिन होते हैं, इसलिए हमको मॉडिफाई करते हैं, तो जो मॉडिफाई हम कर देते हैं तो वो तद्भव हो जाते हैं। दूध, तो दूध का तत्सम क्या होता है, वो होता है दुग्ध, सही माने दुग्ध बोला जाता है, इसलिए हमने क्या बोला, हम उसको दूध बोल देते हैं, ताकि हम दूध बोलना हमको आसान लगता है, दुग्ध बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है हमको, ठीक है ना। तो धरित्री माने क्या होता है, धरित्री माने होता है धरती, उसको हम धरती बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो फ्रेंड, मुस्कुराहट, किसी मुस्कुराहट से क्या पता लगेगा, उसके भाव के बारे में पता लगेगा ना, यार बंदा कैसा है, मस्त मिजाज वाला इंसान है, खुश है, तो क्या है हो जाएगा, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची है, तो आंख का पर्यायवाची पूछा है, तो जलज, ये जलज नहीं होगा, ये जलज होगा, ये तो जलज वैसे भी तो कमाल क्या होता है, वैसे भी आंसर गलत ही है हमारा। आकांक्षा, ये भी गलत है,
गगन, गगन माने क्या, गगन तो आसमान के लिए होता है, ये भी गलत है। नयन, नयन माने आग होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट माने जो सर्वत्र, जो सब जगह पाया जाता है। तो ओमनी प्रेजेंट की स्पेलिंग ये होती है, देख लीजिए, OMNIPRESENT, ओमनी प्रेजेंट। अब देख लीजिए, OMNIPRESENT, पहले ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम एल्यूर। एल्यूर में होता है आकर्षण, जिसको देख के आप आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सोना देख के नहीं, सोना बहुत एल्यूर धातु है, जिसको देख के हर कोई लालच आता है, अरे मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। तो एल्यूर मैन होता है जो बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, आकर्षण वाला होता है। तो एल्यूर का सिनोनिम क्या होगा, फैसिनेट। फैसिनेट माने क्या होता है, जब किसी चीज को देखे नहीं, किसी आप मान लो कहीं से गुजर रहे हैं, सामने का मॉल देखा, मॉल में बढ़िया सी शर्ट पैंट टंगी हुई है महंगी वाली, आप देख एकदम अच्छा यार काश में ले लो, और रेट देखा तो रेट देखा हालत खराब हो गई यार, रेट तो बढ़ाई पाई इसका। तो फैसिनेट माने वही होता है कि किसी को देखा आप आकर्षित हो गए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इफ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स डैश सक्सेसफुल। बहुत सारा सवाल है, और इस टाइप की फिल इन द ब्लैंक, ये फिल इन द ब्लैंक जो है ना, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड, समझ लीजिए, बहुत कॉमन एग्जाम में आया हुआ है, हर एग्जाम में। तो इसका कहने वाला ये है कि इफ यू डू वेल इन दिस एग्जाम, अगर तुम इस एग्जाम में अच्छा करोगे या करते हो, तो नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, ये भविष्य की बात कर रहे हो, माई एफर्ट सक्सेसफुल, तो तुम्हारे जो एफर्ट हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तुम्हारे। तो क्या लगाएंगे आप, अब देखो भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य में किसका प्रयोग करते हैं, विल या सेल का प्रयोग हम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे या सेल बी का प्रयोग करेंगे, इनमें से एक आंसर हमारा आएगा। लेकिन यहाँ देखो बात हो रही यू, यू क्या हो गया, ये हमारा हो गया बहुवचन, बहुवचन के साथ हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा विल बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ डेप्राइव। अब डेप्राइव माने होता है क्या, पहले ये बताना चाहिए। डेप्राइव माने होता है किसी को वंचित कर देना किसी चीज से। जैसे आप गलत संगति पढ़ गए, तो आपके पिताजी ने आपको अपनी संपत्ति में से डेप्राइव कर दिया, यानी वंचित कर दिया। तो डेप्राइव का उल्टा क्या होगा, यानी वो चीज देना, उसको रिस्टोर करना उस चीज को। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रिस्टोर। ठीक है ना, पुनः वापस करना। अगला क्वेश्चन है, निद्रा, थकावट, अन्न, तो क्या होगा फ्रेंड, निद्रा का संबंध थकावट से, वही संबंध अन्न का किससे होगा। अब देखिए, जब क्या बोलते हैं, निद्रा लेने के बाद जब थकान होती दूर हो जाती है ना, जब थक जाते सो जाते होंगे, यार बहुत थक गया हूं मैं, सोने दो मेरे को, बोलते हो ना, बहुत थक गया हूं पढ़ पढ़ के, सोने दो मेरे को। तो निद्रा के बाद आपको क्या होती है, निद्रा संबंध थकावट से क्या हुआ कि जो आपने जब सोया तो आपकी थकान दूर हो गई। दूसरे अन्न, जब आप अन्न खाएंगे तो क्या होगा, आपकी भूख होगी वो दूर हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूख। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है अनुक्रम। तो 4, 11, 30, 67 आगे क्या आएगी। तो इसमें जो लॉजिक है फ्रेंड्स वो ये है, 1 का क्यूब प्लस 3 कितना हो गया 4, फिर है 2 का क्यूब प्लस 3, तो 2 दिन 4 दूनी 8, 3 11। फिर अगला है 3 का क्यूब प्लस 3 कितना आ गया 27। फिर अगला है 4 का क्यूब प्लस 3, 4 चौक 16 चौक 64, 3 67। तो अगला क्या, किसका क्यूब आएगा, अगला आएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब प्लस 3 हम करेंगे तो 5 5 25 25 125, 3 128। तो राइट आंसर होगा हमारा 128, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सेडिमेंट चैम्बर की व्यवस्था करने के उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड जो इंजन होता है उनमें सेडिमेंट चैम्बर लगाया जाता है। सेडिमेंट चैम्बर इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो डीजल है ना, डीजल वाले ओवरफ्लो ना करे, क्योंकि अगर ओवरफ्लो करेगा तो उसका सही से इग्निशन नहीं हो पाएगा, इग्नाइट सही से नहीं हो पाएगा, और बहुत सी दिक्कतें आएंगी, कंबशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड जो सेडिमेंट चैम्बर होता है इसकी व्यवस्था करने का रीजन यही होता है कि डीजल ऑयल के ओवरफ्लो को रोकना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का इंजन कभी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता है। तो फ्रेंड आप सबको पता है, जो भी हैवी व्हीकल्स होते हैं जिनसे हम हैवी वर्क हमको लेना होता है, उनमें डीजल का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि क्या रीजन होता है कि पेट्रोल इंजन में कम वजन, एक तो उसका वजन कम होता है, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक महंगे होते हैं ये। तो राइट आंसर हमको ए ही लग रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हवा और पेट्रोल का निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण आदर्श चालक की ठीक मात्रा का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड जब आपको डीजल इंजन मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था। तो रेशो कितना होता है, वो होता है 10:1, ऑप्शन नंबर बी। 10:1 से आप 11:1 तक इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल की अन्य में सप्लाई का कारण हो सकता है। तो डीजल में सप्लाई का कारण अन्य समझ ले, यानी बाध्य कब हो सकती है, एयर लॉक हो सकता है, तब डीजल में प्रॉब्लम आएगी हमको सप्लाई करने में। फिल्टर अगर खराब हो गया होगा हमारा, तब भी हमारी प्रॉब्लम आएगी सप्लाई करने में। रोलर घिस गया होगा तब भी दिक्कत करेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है। तो फ्रेंड जो सिलेंडर होता है उसके नीचे भाग क्या लगा होता है, सम्प भी होता है, ऑयल पैन भी होता है। राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कंबशन चैम्बर कहाँ बना होता है। तो फ्रेंड्स जो कंबशन चैम्बर जहाँ पे ईंधन का दहन होता है उसको कंबशन चैम्बर बोलते हैं। कंबशन चैम्बर कहाँ पे होता है, तो ये होता है कहाँ पे, सिलेंडर ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा रहता है। तो फ्रेंड जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसका सिरा किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है आपके पिस्टन पिन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। सॉरी ये क्वेश्चन तो कुछ और आ गया, आंसर मुझे ऑप्शन कुछ और दिख रहा है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम फॉस्फोरिल कास्ट आयरन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट करते हैं हम, ये टाइपिस्ट की कुछ गलती है इसमें, नेगलेक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ईंधन के जलने से जो दाब बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है। फ्रेंड बहुत अच्छा सवाल है ये। जब ईंधन जलता है उसे दाब प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर क्या आता है, रियर व्हील तक हमारा जाता है, तो कौन लेके जाता है उसको लेके जाता है फ्लाई व्हील, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन का आविष्कार कब हुआ था। तो फ्रेंड जो डीजल इंजन है इसका आविष्कार हुआ था 1892 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक की अधिकतम निर्धारित गति है। तो फ्रेंड उसमें से मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है ना, उसी में से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। तो मैं जो भी नेशनल हाईवेज होते हैं ना वहाँ पे जो ट्रक की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है वो होती है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। 40 किलोमीटर पर आवर भी होती है, ये कहाँ पे होती है, जो स्टेट रोड होती है, स्टेट रोड पे जो उसकी स्पीड मानी जाती है परमिसिबल वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। और 80 किलोमीटर आवर भी होती है, ये कहाँ पे होती है, जब आप एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, जैसे एक्सप्रेस वे बने होते हैं तो वहाँ पे जो ट्रक की परमिसिबल स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन आप सबको पता है, सबको मानता कोई नहीं, सबसे ज़्यादा ही चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है BS6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन में सल्फर उत्सर्जन की मात्रा कितनी होगी। तो फ्रेंड कितनी होगी, वो होगी 10 ppm। अब ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड इसमें टोटल 2 अनुसूचियां हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अनुसूचियां। एक में सिंबल के बारे में बताया गया है, एक में मुआवजे के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नए नियम के अनुसार हिट एंड रन के मामले में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को कितने रुपए की सहायता दी जाएगी। तो फ्रेंड हिट एंड रन मामले में पहले 25,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, लेकिन इसको बढ़ा के अब 8 गुना कर दिया गया, यानी अब 2 लाख रुपए कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड RTO फॉर्म 02 की क्या भूमिका है। तो फ्रेंड RTO का जो फॉर्म नंबर 2 होता है इसका कार्य क्या होता है, लर्निंग लाइसेंस के लिए, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज हमारे इस वीडियो में 55 क्वेश्चन थे, जिसमें ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो 54 ही क्वेश्चन हुए हैं इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने मेरे साथ इन सवालों को सॉल्व किया होगा और अच्छा स्कोर किया होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर मुझे बताइएगा, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल दोपहर में 1 बजे और रात में 9 बजे। अब 2 वीडियो डेली पड़ेंगे आपको, आपके चक्कर में मैंने छुट्टी ले ली है कि मैं आपको लिए 29 तारीख तक लगातार मैं आपको 2 वीडियो डेली दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। थैंक यू।